अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की, जो कि अभी तक अपना बयानिया देने में नाकाम नज़र आ रही है। आवाम जानना चाहते हैं कि वो असल में नून लीग किस बहाने और किस मंशूर के साथ मैदान में उतरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने कल उकाड़ा से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और आज लाहौर में वो मौजूद हैं, लेकिन बयानिया अभी तक सामने नहीं आया। ताख़ीर की वजह क्या है और क्या मरीम नवाज़ अगली वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं? इन सब सवालों के जवाबात आज के न्यूज़ रूम में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब कानूनी जंग हारने और अपने इंतखाबी निशान के छिन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दावा करती हुई नज़र आ रही है कि उनके पास एक और सरप्राइज़ भी मौजूद है। वो क्या सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ इसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जीक्यूट करेगी, ये भी हम जानेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने PTI के वोटर से तीर पर थप्पड़ लगाने की अपील कर दी है और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब पे भी बात होगी, कुछ दीगर इश्यूज़ भी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज के न्यूज़ रूम का जो आगाज़ कर रहे हैं वो इस खबर के साथ कर रहे हैं कि सानिया 9 मई के मुकदमात में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अवामी मुस्लिम लीग नून के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर की ज़मानत खारिज हुई और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। शेख रशीद की 12 में से 9 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें मंजूर की गईं। राशिद शफीक और दीगर 25 मुलजिमान की भी अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी, एजाज खान जाजी को भी ज़मानत मिल गई है, लेकिन शेख रशीद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गो कि इससे पहले बहुत दफ़ा शेख रशीद की जानिब से यही कहा गया कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है 9 मई के वाक़यात को लेकर कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 में से 9 मुकदमात में अबूरी ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई है। राशिद शफीक और दीगर 25 मुलजिमान की भी अबूरी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी और दीगर की भी अबूरी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी सजाद। चौधरी सजाद, बताइएगा शेख रशीद को किस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले उनकी जानिब से बड़े वाज़े तौर पे ये कहा गया था कि उनका 9 मई के वाक़या से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बताइएगा किस मुकदमे के तहत गिरफ्तारी हुई है उनकी? शेख रशीद को 9 मई के मुकदमात में जो है इस दफा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन 10.5 गद्दी की अदालत से शेख रशीद को जो वो गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर सुबह से ही सिक्योरिटी जो वो पहुंचा दी गई थी। तकरीबन 11 बजे यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया था कि अगर देखा जाए तो हम सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। 8 मुकदमात में शेख रशीद को जमानत मिल गई थी और उसके बाद अचानक से जो है वो 9 मई के एक तोड़ का जो मुकदमा था वहाँ पर उसको शेख रशीद को जो वो गिरफ्तार कर लिया गया। इंतकाल की अदालत में आज सुबह जज जब पहुंचे तो उसके बाद से समाज जब शुरू की गई तो शेख रशीद जब पहुंचे तो शेख रशीद से जब हमारी सुबह बात हुई तो हमने उन्हें कहा कि शेख रशीद साहब आज सुना है कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह जो है वो रहम करेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं सुखरूह होकर वापस जो है वो अपने लोगों में पहुंचूंगा। दूसरी बात मैंने जब उनसे पूछा तो शेख रशीद साहब फिर इलेक्शन का क्या होगा, तो शेख रशीद ने आगे ये कहा कि मैं वहाँ पे अदालत जेल के अंदर ही जो है वो इलेक्शन जो है वो कलम दवाज के ऊपर लड़ूंगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो शेख रशीद की पहले वैसी जैसी आज तबीयत नहीं थी, बड़े स्लो मोशन में वो आए और मैंने जब उनसे पूछा कि शेख रशीद साहब आप ये बताइएगा कि इससे पहले आप ऐसे नहीं हो रहे तो आज आपकी तबीयत क्यों ऐसी है। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं जब से चिल्ला काट कर आया हूँ उसके बाद से अब तक जो है ना मैं सही तरीके से चल सकता हूँ और ना मैं सही तरीके से बोल सकता हूँ। और आज उनकी चेहरे से जो है वो परेशानी पहले से ही नजर आ रही थी कि जब साथियों ने उनसे पूछा तो आज आपको गिरफ्तार कर ले तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जेल जो है वो मेरा ससुराल है और मैं इससे पहले भी कितनी दफा जेल जा चुका हूं। ठीक है, यानी कि आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और कह रही थी और उनके अल्फाज कुछ और कह रहे थे। चौधरी सजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 9 मई के मुकदमात और तोड़ फोड़ के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। चौधरी सजाद इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो शेख रशीद जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, इस हवाले से आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इंतखाबात की बात करते हैं।
नाज़रीन, इंतखाबात में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून अभी तक अपना बयानिया नहीं दे सकी। उनका बयानिया क्या है, अवाम ये जानना चाहती है। मरीम नवाज़ ने कल उकाड़ा से बगैर पार्टी मंशूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। आज लाहौर के हल्के PP 159 में इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आई। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम तो शुरू कर दिया है, लेकिन बयानिए का वोटर्स को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, उनका मंशूर क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी जो दीगर जमातें हैं उन्होंने अपना अपना बयानिया दे दिया है, अपना अपना मंशूर पेश कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक अपना बयानिया नहीं दे सकी। और कल के रोज़ भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून आज अपना बयानिया पेश करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपना मंशूर, अपना बयानिया आवाम तक नहीं पहुँचाया है। तो अवाम में तजस्सुस बरकरार है कि आखिर मुस्लिम लीग नून का क्या मंशूर है, क्या बयानिया है जो कि इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने फ़ाइनल किया है। जिस तरह से आपको बताया कि इलेक्शन में 23 दिन बाकी रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून का बयानिया अभी तक सामने नहीं आया है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने लाहौर का हल्का PP 159 यहाँ पे कारकुनों से खिताब किया है और कहा है कि घुस बैठियों ने लाहौर को वारिस छोड़ दिया। अवाम शेर को जिताएं, खुशहाली वापस लाएंगे, अवाम की खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। साबिक हुक्मरानों ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया था। उनकी गुफ्तगू सुनिए। खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस बैठिए लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़ कर गई थी वो आज भी वही है। तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ा। ये मेट्रो बस ऑरेंज लाइन जिसको साकिब निसार 1.5 साल तक रोक कर बैठा रहा, कोई तरक्की मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद नहीं हुई। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, लाहौर में कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। तो मेरी बहनों और भाइयों, इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। आज लाहौर की सड़कों पर कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और हमने देखा कि मरीम नवाज़ गुफ्तगू भी कर रही थी, लेकिन बयानिया अभी तक सामने नहीं आया। अवाम जिनको इंतज़ार है कि आखिर मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मनसूबा बंदी भी की गई है। लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्का 159 के अवाम इस पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग अवाम मुस्लिम लीग नून है जो मियाँ साहब है, मियाँ साहब को सब लोग चाहते हैं। उन्होंने लाहौर का, हर जगह का, पंजाब का बहुत काम किया। इंशाल्लाह नून लीग भी इंशाल्लाह जीतेगी। इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, नून लीग के साथ है हम लोग सारे। नवाज शरीफ जीतेगी इंशाल्लाह, महंगाई दूर होगी। हम बड़े खुश हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और दिल और जान से हम नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनके लिए आसानियां पैदा करे। मुस्लिम लीग अवाम की अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं PP 161 जहाँ से अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। शफीक बड़ी बहन, और वो बड़ी बहन हमेशा मेरा साथ दिया और इस दफा भी वो रहनुमाई कर रही हैं क्योंकि वो नेशनल असेंबली में पहुंच चुकी है और हमने उनके बाद इंशाल्लाह ताला पहुंचना है। जनाब राना जुनैद साहिब, जनाब चौधरी इमरान नंबरदार साहिब, जनाब साकिब खान साहिब, बाबर नंबरदार साहिब, मेरे बहुत ही पुराने साथी और भाई और इस इलाके के इंशाअल्लाह ताला आने वाले MPA, दलेर बाप का दलेर बेटा उमर सैयद भट्ट साहब, मेरी बरादरी यहां बैठी है, खालिद घुमन साहब से लेके रफाकत डोगर साहब, खावर इकराम भट्टी साहब, नासिर चौहान साहब, असलम जार साहब बैठे हैं, राजा खुरम साहब बैठे हैं, रुश्ता लोधी साहिबा बैठी हैं। मुझे बाकी अगर बाज़त किसी का नाम ना ले सको, अलीवर रहमान शाह साहब मुझे नजर आ रहे हैं। मेरी बहन रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल टाइम पे बहुत ज्यादा साथ दिया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपने जो आज यहाँ पे
रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ जो कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में PP 161 में मौजूद हैं और उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा है और अभी फ़िलहाल वो आवाम को और अपनी बड़ी बहन को शुक्रिया कहते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर जनाब, मुल्क को मौशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाएगा ये एक अहम सवाल है और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की मौशी टीम ने पार्टी क़यादत से इस पर तफसीली मुशावरत की है और जाती उम्रा में मुशावरती मुलाकात की अंदरूनी कहानी PNN सामने ले आया है। पार्टी ज़राए ये बता रहे हैं कि मौशी टीम ने पार्टी मंशूर में किए गए वादों और मुमकिना ताबीर बारे ब्रीफ किया है। पार्टी क़यादत ने IT सेक्टर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी का भी इजहार किया है। मौशी टीम को मुख्तलिफ अहदाफ तफवीज़ किए गए हैं। मुकम्मल मनसूबाबंदी की हिदायत भी जारी की गई हैं। IT सेक्टर के ज़रिए 10 से 12 अरब डॉलर सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की भी हिदायत की गई है। टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद तरीन खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत की गई है, जबकि IT सेक्टर की तरक्की में हायल हर किस्म की रुकावटें ख़त्म करने की सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। हुकूमत मिलते ही इन दो सेक्टर्स में जंगी बुनियादों पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ मौशी टीम ने ब्रीफिंग दी है कि IT सेक्टर में थोड़ी सी तवज्जो से अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। 5G टेक्नोलॉजी ना होने से मुल्क अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहा। हमसाया मुल्क भारत 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए सालाना अरबों डॉलर कमा रहा है। IT और टेलीकॉम सेक्टर से नौजवानों के लिए फौरी तौर पर लाखों नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाकर एक साल में 10 से 15 लाख नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा सकता है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में पार्टी क़यादत की मालूमात पर मौशी टीम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया है। तो मुल्क को मौशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाए, इस सिलसिले में जो नून लीग की मौशी टीम है उन्होंने क़यादत से तफसीली मुशावरत की है और कुछ अपनी तजावीज़ हैं जो कि क़यादत के सामने रख दी हैं। अहम खबर आपको देते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर का N 127 से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। साबिक गवर्नर पंजाब N 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर से N 127 कैंपेन इंचार्ज जुल्फ़िकार अली बदर की मुलाकात हुई है और मुलाकात में हमजा करामत, मियाँ वहीद, किफ़ायतुल्लाह आवान, नदीम पहलवान, आसिफ बाजवा, राशिद रियाज, राबिया ज़िया, काशिफ इकबाल समेत दीगर मौजूद थे और इस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हैदर खरल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हैदर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी N 127 से जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के वफ्द की जो मुलाकात हुई है और चौधरी सरवर से, और मुलाकात के बाद जो चौधरी सरवर है उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान किया है और चौधरी सरवर की जानिब से ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इधर से जो लाहौर का इलेक्शन है वहाँ से जीतेंगे। और बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर के दौरे पर मौजूद थे तब भी जो चौधरी सरवर की बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस हलके में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका साथ देंगे और जितने भी उनके वोटर हैं या सपोर्टर हैं वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया हैदर खरल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी सरवर जिन्होंने बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान किया है, N 127 से उन्होंने कहा है कि वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर N 127 से सपोर्ट करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को। नाज़रीन, इस खबर से पहले हम बात कर रहे थे नून लीग के बयानिए के हवाले से, क्योंकि अवाम इंतज़ार कर रही है नून लीग का मंशूर बयानिया क्या है। कन्फ्यूजन ये भी है कि वतन वापसी से पहले लंदन में जब नवाज शरीफ मौजूद थे और इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों के एहतसाब का नारा उन्होंने लगाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया उन्होंने दिया था, उन्होंने उस वक्त क्या गुफ्तगू की वो सुनिए। जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीरान को चलता करते हैं और किसकी वजह कौन पीछे उनके, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे।
ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये जरा मुझे बताएं ना, आज कहाँ है वो, किधर है आज? वो खुदा से डरो। ये गुफ्तगू जो आपने मुलाहिज़ा की है उस वक्त की गुफ्तगू है जब नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे, लेकिन लंदन से पाकिस्तान वापसी पर जब लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसे से खिताब किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उनके दिल में इंतकाम की रत्ती बराबर तमन्ना नहीं है। तब की गुफ्तगू भी सुनिए। घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो, ये नवाज शरीफ चाहता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे। तो एक जानिब इख्तिसाब का नारा था तो दूसरी जानिब मफाहमत की बात थी। अब शहर इक़्तिदार के बासी क्या राय रखते हैं नून लीग के बयानिए को लेकर, आपको वो सुनाते हैं। अगर आ भी गई हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी होंगी कि वो कारोबारी लोगों को तंग करना, मतलब टैक्सेस वगैरह लगाना, और ऑलरेडी जो है ना ये 1.5-2 साल ये जब भी जो आए हैं इसमें भी हमने देखा है कि इन्होंने टैक्सेस वगैरह ही लगाए हैं, कोई आसानी कारोबारी लोगों के लिए कोई आसानी नहीं पैदा की। पाकिस्तान को अगर अब या पहले किसी ने संभाला है तो वो सिर्फ नून लीग ही कर सकती है, बाकी किसी की बस की बात ही नहीं है। 2018 में वो इतनी हर चीज़ सस्ती थी तो वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी, तो अब भी जो पूरी दुनिया और पाकिस्तान की अवाम की उम्मीदें सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हैं, वही पाकिस्तान को दोबारा जो है ना अपने पाँव में खड़ा कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। पहला दौर जो नवाज शरीफ का था ना उसमें हमें काफ़ी रिलीफ था, जैसे सड़कें बनाई थी, मोटरवे बनाया था, दिल के हॉस्पिटल बनाए, मेट्रो जैसी सहूलतें उसने दी, सब्जी का, चीनी का, आटे का रेट मुनासिब था और बाज़ तौर पर मिलती थी। उसके दौरान आपने ये हॉस्पिटलों की मेडिसिन थी जो वगैरह वो बहुत सस्ती मिली थी, उसको आजमाया था। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से उम्मीद बहुत है, इंशाल्लाह जब आने से नून लीग आएगी तो अच्छा कोई बेहतरी लाएगी आवाम के लिए। शहर इक़्तिदार के बासी क्या कह रहे थे वो तो आपने सुन लिया, लेकिन गुजरावाला के शहरियों ने नून लीग से महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे की उम्मीद लगाई हुई है। गुजरावाला के बासी क्या कहते हैं वो सुनिए। बहुत मदने मार का हमारा 8 रुपये पेट्रोल सस्ता करके, इंटरनेशनल मार्केट में कितने बैरल कम हो गए डॉलर, ठीक है, यहाँ पे कोई वो इतना फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है, ये पूछने वाला कौन है, कहाँ गवर्नमेंट, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। पेट्रोल के साथ यहाँ तो दूसरी भी चीज़ें सस्ती होना फिर है, ऐसे तो जो है खाली पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो दूसरी चीज़ें सस्ती नहीं करते। हमें ज़कात ना दे, बढ़ाते हैं 50-50 100 रुपया और कम 8 रुपये 5 रुपये, हमें आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें जीने दे जिस तरह भी जीने देते हैं। 8 रुपये सस्ता होया, पहले भी होया, कोई महंगाई च एडा खास फर्क नहीं पै रहा, जब कि पेट्रोल सस्ता होने दे नाल महंगाई भी नाल कम होए तो फिर जिहड़ा ना इहदा कोई रिलीफ जिहड़ा ना आवाम नूं मिल सकदा है। आवाम की गुफ्तगू आपने सुन ली, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन आज़ान मगरिब की ब्रेक। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, 8 फरवरी को इंसाफ मिलेगा, कलम दवात की जीत होगी। हल्का 55 और 56 में भी कलम दवात ही जीतेगी। इंसदाद दहशत की अदालत में शेख रशीद का गिरफ्तारी से पहले वीडियो बयान सामने आ गया है। वो बोले कि मुझे जेल जाने का हुक्म हुआ है और मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन 8 फरवरी को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने इंसदाद दहशत की अदालत में गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो बयान जारी किया है और अपने वीडियो पैगाम में वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ की जीत होगी 8 फरवरी को। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुझे जेल जाने का हुक्म हुआ है और मैं जेल जा रहा हूँ। उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए इस वीडियो में। इंशाल्लाह 8 फरवरी को कलम दवात जीतेगी। मैं जेल जा रहा हूँ। मैं हमजा कैंप में बिल्कुल मौजूद नहीं था, मैं खुदा को दुआ करता हूँ किसी चीज़ में मौजूद नहीं था। इंशाल्लाह 8 फरवरी को कलम दवात जीतेगी। 55 और 56 में भी जान जाती है जाए अल्लाह की राह में, कलम दवात जीतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कर ली है।
हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, हर कोई ही इंतखाबात को लेके खासा पुरअज़्म नज़र आ रहा है। हम नून लीग की बात कर रहे थे, नून लीग ने अभी तक अपना बयानिया तो नहीं दिया, लेकिन मरियम नवाज़ हमें बहुत एक्टिव नज़र आई। मरियम नवाज़ अभी से एक्टिव नहीं है, बल्कि मरियम नवाज़ हमने देखा कि जब उनके वालिद साहब पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे, उनके वालिद साहब जब लंदन में भी मौजूद थे, तो उनकी जानिब से जो कैंपेन चलाई गई वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं? शरीफ ख़ानदान के हिस्से में पंजाब की वज़ारत आला कितने बार आई? अगर हम ये भी आपको बताएं तो शरीफ ख़ानदान में सबसे पहले नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने। 1985 से 1990 तक नवाज़ शरीफ 2 बार वज़ीर आला रहे। नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वज़ारत आला शहबाज शरीफ को तफवीज़ हुई। शहबाज शरीफ पंजाब के 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। और अब अगर नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे तो मरियम वज़ारत आला का मनसब संभालेंगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है जो कि तमाम ही सियासी जमातों के भी जहन में है, आवाम के भी जहन में है कि क्या मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं या नहीं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो पंजाब है, और अगर हम ख़ास तौर पर बात करें वज़ारत आला की, तो नून लीग के हिस्से में ये बहुत बार आ चुकी है। और यकीनन जब नून लीग ने पंजाब पे हुकूमत की है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। नून लीग के रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर लेते हैं। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी एक सवाल जो कि हम सबके जहनों में है कि मरियम नवाज़ जिन्हें हम देख रहे हैं कि वो अभी से नहीं, वो बहुत अरसा पहले से सियासत में खासी इन हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। क्या चांसेस हैं उस्मा साहिबा कि वो वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाल सकती हैं? आपने देख ही लिया जी किस तरह से आज इन्होंने अपना 159 से अपना कैंपेन स्टार्ट की है, और एक समुंदर जो था वो लोगों का उमड़ आया वहाँ पे, जहाँ वो रुकी हैं, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो चीफ मिनिस्टरशिप की। आप अगर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा जो वो पावरफुल और वेल नोन पॉलिटिकल लीडर हैं ख़वातीन में, वो मरियम नवाज साहिबा सर फहरिस्त हैं। तो बिल्कुल हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है वो जो फैसला करेगी उसमें वो बिल्कुल फ्रंट फुट से वो खेलने वाली। उस्मा साहिबा, इससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी एक गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब पार्टी को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं सामने आई। हम देख रहे हैं कि जब से वो सियासत में आई हैं, अपने वालिद की गैर मौजूदगी में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सियासत में अपना किरदार अदा किया, और अब उन्होंने अपनी एक पोजीशन बना ली है पार्टी में और अवाम के दिलों में भी। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बड़ा अच्छा वो इसलिए सियासत में नहीं आई थी क्योंकि वो उनके वालिद थे और उनको जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जब उनके वालिद के साथ एक जुल्म और ज्यादती के फैसले के बाद उनको दिला वतन किया गया तो वो फिर मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए एक किला बन के उनकी जो पोजीशन है उसको मजबूत किया, उनको स्ट्रॉन्ग किया। और जब वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है तो वो पार्टी जो इतनी मुश्किलात में घिरी हुई थी 4 साल और बहुत लो मोराल था, उसको एकदम से उसने नई रूप ढूंढ दी। और आपने देखा उसका रिजल्ट 21 अक्टूबर को आपके सामने था, किस तरीके से मुतहर्रिक हुई पूरी पार्टी, किस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया मियां मोहम्मद। यकीनन मरियम नवाज की जो एफर्ट्स हैं उनकी तो दीगर सियासी जमातें भी मोतरफ हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, ये बताइएगा कि इंतखाबात को कमोबेश 23 दिन रह गए हैं, लेकिन नून लीग का अभी तक बयानिया सामने नहीं आया, इस ताखीर की क्या वजह है? देखिए, बयानिया तो मरियम नवाज साहिबा ने आज भी आपको बताया कि जहाँ पे तरक्की को बुरी तरह से रोका गया था, जहाँ ब्रेक्स लगाई गई थी तरक्की को 2017-18 में, वहीं से तरक्की दोबारा शुरू होगी। सबसे पहले तो मईशत जो है वो इमरजेंसी उसके लिए डिक्लेयर की जाएगी और मईशत को जब संभाला मिलेगा तो हर घर में खुशहाली आएगी। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा एजेंडा है, वो 9 पॉइंट है जो कि मियां साहब ने 21 अक्टूबर को आपको दे दिया था। वो ये है कि पाकिस्तान में हर शख्स के लिए खुशहाली का ख्वाब जो है वो उन्होंने देखा है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब जो उन्होंने देखा है। उनके जमाने में आपको पता है कितनी सहूलत थी, 4 रुपए की रोटी थी, 7 रुपए की यूनिट बिजली थी,
اور آپ دیکھیں کہ 18 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ان کے دور میں ختم ہوئی اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. اور چینی دیکھیں 55 روپے لوگوں کو ملتی تھی. اس کے بعد سے ایسے حالات خراب ہوئے پاکستان کے, ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان جو تھا وہ اندھیروں میں ڈوب گیا. تو اب وہ میاں صاحب نے تو خود کہا ہے کہ میں اپنی 40 سال کی سیاست کا نچوڑ لے کے آیا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان میں 22 کے قریب آپ دیکھیں موٹر ویز بنی, سب میاں محمد نواز شریف کے زمانے کی. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, یعنی آپ کنفرم کر رہی ہیں کہ نون لیگ اپنا بیانیہ دے چکی ہے, وہ 9 پوائنٹس جو آپ کہہ رہی ہیں نواز شریف کے صاحب نے جو دیے تھے وہی نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ وہ روڈ میپ ہے, وہ آپ کا روڈ میپ ہے. اور جو مینیفیسٹو کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری تیار ہیں ہماری, وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کے جلسے شروع ہو رہے ہیں اور ان کے جلسے شروع ہو رہے ہیں اس میں خد و خال وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. پہلے بھی انہوں نے ملک کو جو تھا بہت مضبوط کیا تھا, طاقتور ایک مملکت بنایا تھا پاکستان کو, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے مہنگائی کو ہم نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی کو کس طرح سے ختم کرنا ہے نون لیگ اس پہ کام کرے گی. یعنی روڈ میپ آپ کہہ رہی ہیں کہ دے دیا ہے نون لیگ نے, لیکن مینیفیسٹو جو ہے وہ نواز شریف صاحب دیں گے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو عظمیٰ صاحبہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے نون لیگ اب آگے اپنی انتخابی کیمپین میں جانے والی ہے, اور ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف صاحب ہی جب مخاطب ہوں گے عوام سے تو وہ ایک پراپر مینیفیسٹو جو ہے وہ پیش کریں گے عوام کو, اور اس مینیفیسٹو کا سب کو انتظار ہے کیونکہ دیگر جماعتوں نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے. جناب, عدلیہ مخالف مہم کے خلاف پاکستان اور سپریم کورٹ بار اکٹھی ہو گئی ہے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن جس انداز میں کرائے عدالتی کارروائی سے سب ثابت ہو گیا. صدر بار شہزاد شوکت بولے کہ مرضی کے خلاف فیصلہ آنے پر عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے. ترجمان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو پریس کانفرنس کے مندرجات کو مسترد کرتے ہیں. پی بی سی اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کی سیاسی پریس کانفرنس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے ملک کے 12.5 کروڑ ووٹرز پر عدالت کے ذریعے آزاد انتخاب کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن جس انداز میں کرائے سب ثابت ہو گیا. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی. سابق وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. جس طرح سے عظمیٰ کاردار صاحبہ سے بھی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی ہم نے بات کیا کہ سوال اب یہ بھی ہے کہ کیا مریم نواز وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال سکتی ہیں یا نہیں. تو رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے کیا کہا تھا وہ سنیں. کیا مریم اعلیٰ پنجاب بن سکتی ہیں؟ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ حکومت کیا یہ سوچ رہی ہے؟ اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. جب پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جن کی ہم بات کریں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لیں گی. مریم نواز پی پی 159 اور این اے 119 سے امیدوار ہے. شہباز شریف قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے میدان میں اتریں گے. شہباز شریف این اے 123 اور 132 سے امیدوار ہیں. شہباز شریف پی پی 158 اور پی پی 164 سے بھی امیدوار ہیں. نواز شریف اپنے آبائی حلقے این اے 130 لاہور سے الیکشن لڑیں گے. نواز شریف این اے 15 مانسہرہ سے بھی الیکشن لڑیں گے. تو نون لیگ سے نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کس کس حلقے سے میدان میں اترنے جا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. مریم نواز لاہور کے حلقے پی پی 159 اور این اے 119 سے پہلی بار انتخاب لڑنے جا رہی ہیں. پاکستان میں عام انتخابات کا طبل بج چکا ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن مہم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے. وہیں نون لیگ کی جانب سے چیف آرگنائزر مریم نواز بھی میدان میں نکل چکی ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اکاڑا میں کامیاب جلسے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین مریم نواز کو پنجاب کی اگلی وزیر اعلیٰ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں. صارفین مریم نواز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے پاس قائدانہ صلاحیت موجود ہے, وہ پنجاب کی ایک کامیاب وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں.
انہوں نے ایکس پر اپنی جو رائے ہے وہ دی ہے اور یہ آپ اسکرین سے بھی دیکھ سکتے ہیں. عوام ان کو نیکسٹ سی ایم پنجاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں. کسی نے لکھا ہے ہیلو سی ایم پنجاب اور کسی نے یہ لکھا ہے کہ اگلی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ مریم نواز ہی ہوں گی. ناظرین، پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں اور بلاول بھٹو کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تقریر کی اور اس دوران اپنی والدہ کو یاد کرتے وہ آپ دیدہ ہو گئے. نوڈیرا میں خطاب کیا انہوں نے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا اثر عوام بھگت رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں سیاسی بحران ہے. جیسا معاشی بحران آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے ہی جڑا ہے. ان کی گفتگو سنیے. یہ گالی گلوچ کی جو سیاست ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں، جو آج پاکستان میں یہ نفرت اور سیاست اور یہ ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا. کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست بڑھتا جائے گا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، عوام کا کیا نقصان ہوگا، وفاق کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے نظام کو کیا نقصان نہیں ہوگا. کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال نہیں صرف 5 سال کے لیے سندھ ہمارے حوالے کر دو. ہم لیاری اور لاڑکانہ میں اتنے کام کریں گے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. گفتگو سنیے. ہمارے دوست خان گل مقصد صاحب آج اس ایم کیو ایم کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. انتخابات میں اب بس ہوئے ہی چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کسی سے بھی دوستی کرنے کا اور کسی کی مخالفت کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ یہ کہ ہم آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں جس سے عوام کو گراس روٹ لیول پہ ان کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل مل جائیں. آصف زرداری کی صاحبزادی انتخابی مہم میں پیش ہیں. بات ہم کر رہے ہیں آصفہ بھٹو کی جو کہہ رہی ہیں کہ عوام بلاول کی آواز بنے اور تیر کو کامیاب کریں. اگر چاہتے ہیں کہ معیاری علاج ملے تو ہمارا ساتھ دیں. عوام روزگار چاہتے ہیں تو تیر پر ٹھپا لگائیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس جماعت کی جن سے انتخابی نشان چھن چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھن چکا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں تاحال یہ جماعت رجسٹرڈ ہے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی رجسٹرڈ کیا مخصوص نشستوں کی حقدار ہے؟ کیا آزاد حیثیت میں جیتنے والے انتخابی نشان کے بغیر والی جماعت میں شامل ہو سکیں گے؟ یہ وہ کچھ اہم سوال ہیں جو کہ انتخابی نشان جانے کے بعد ذہن میں آ رہے ہیں کیونکہ اب جو نمائندے ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ایک انتخابی نشان بھی موجود ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی الیکشن کے بعد کوئی نیا سرپرائز دینے جا رہی ہے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ان کے جواب مل سکیں گے. لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف قانونی جنگ ہار چکی ہے لیکن ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں اسپیشلی 8 فروری کو کچھ سرپرائز دیں گے. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن کی فہرست میں نام بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اگر رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست کو چیک کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف تاحال رجسٹرڈ جماعت ہے. تو بے شک انتخابی نشان چلا گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی فہرستوں میں ابھی بھی ایک رجسٹرڈ جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. ان کی ویب سائٹ پر اگر دیکھیں تو جو رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے. پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی ہے, پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہے. اب ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن انتخابی نشان ختم کر سکتا ہے, پارٹی نہیں. الیکشن جیت کر دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آئیں گے. ان کی گفتگو سنیے. 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے. پارٹی بین نہیں ہوئی ہے, ذہن میں رکھیں. میں نے یہ عرض کیا پارٹی بین نہیں ہوئی ہے, نہ کر سکتی ہے. وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 17 میں ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے.
पार्टी हमारी मौजूद है, पार्टी हमारी इंशाअल्लाह इलेक्ट होकर आएगी, उभरेंगे और ये खसो खासाक की तरह ये जो पीडीएम के हैं और ये बह जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में अभी भी रजिस्टर्ड है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए आपको उनकी राय सुनवाते हैं। जिस इंसान कल होगी ना वो इसको समझ जाएगा कि जब आप किसी को देखें ना, जब आप मेरी शनाख्त हटा रहे हैं, जब मेरी रिकग्निशन हटा रहे हैं, मैं अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं इन पर्सन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक के बजाय वो तो आप होते हैं ना, जैसे एक ब्रांड होता है तो उसका नाम मैकडोनल्ड का एम लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैकडोनल्ड का एम नहीं है और आपको दूर से नजर नहीं आता तो फिर दूसरी चीज अकल में ये आती है कि आप इसको कैसे लोगों तक लेकर जा सकते हैं। कानूनी माहिरीन की राय भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन्होंने सरप्राइज़ की बात की थी और कहा था कि हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है, उनकी राय हमने आपको सुना दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर उनकी बात करते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। आज किसी भी वक्त मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, उम्मीदवार मुत्तहिद रहें, 8 फरवरी को फतह आपकी ही होगी। कल शाम तक उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी फाइनल कर दी जाएंगी और इख्तलाफात को भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। पीटीआई के वोटर अपने उम्मीदवार की पहचान करें, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। तो उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको बकअप किया है। बैरिस्टर गौहर वो ये कह रहे थे कि उम्मीदवार मुत्तहिद रहें, 8 फरवरी को फतह आपकी ही होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कल शाम तक उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी फाइनल कर दी जाएंगी। इख्तलाफात को भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें, पीटीआई के वोटर अपने उम्मीदवार की पहचान करें, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में अभी भी रजिस्टर्ड है, जैसे हमने आपको बताया, और कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं वो आपको पहले भी सुनाना चाह रहे थे। आप ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना किया और इमीडिएट रिव्यू पिटीशन दायर ना की तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एट स्टेक है। और फिर जब उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो इट मींस दे विल बी नॉट द पॉलिटिकल पार्टी इन द फील्ड। रिव्यू के लिए वो मियाद मुकर्रर है अभी 20 दिन की, और इनको अगर उस दौरान नहीं जाते तो डेफिनेटली देखें, मैंने कहा ना कि कानून में फिर इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग इनके इंडिपेंडेंट अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद लॉ ये है कि जो आदमी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेगा इलेक्शन, उसको विद इन सर्टन पीरियड 7 दिन है 15 दिन है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो नहीं बैठ सकता असेंबली में। ये बात ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म नहीं की गई है। जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो कंडक्ट करते हैं, सही मायनों में उसको करवा लेते हैं, तो उनको निशान भी जो अलॉट किया जा सकता है। महदूद हो गए उनके मामलात, लेकिन फाइल रिव्यू पिटीशन। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्ते चलते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर गुफ्तगू कर रहे हैं। की जाती है और उनको कोर्ट में जाके अपील करनी पड़ती है, शिकायत करनी पड़ती है, और हाई कोर्ट उनमें से 2 के जो है वो बहाल कर देता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जो NA 59 पे आज हियरिंग हुई है उसमें 10 मिनट भी नहीं लगे, यानी जज साहब नाराज़ भी हुए कि ये क्यों आप ले आए हैं, ये तो सीधा सीधा मामला है, और उन्होंने उसी वक्त उसको एक्सेप्ट किया गया। नहीं, वहाँ पे ये काम नहीं हो रहा। ये काम जो है कि निशान ना दिया जाए, वो कहीं KP में या बलूचिस्तान के अंदर, पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ये नहीं हुआ है। पंजाब में भी ये 7 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, जिसके ऊपर ये हुआ है। नहीं, ये जो है PP 163 का मामला, ये ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल को वहाँ से नाकाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। चेयरमैन नाकाम नहीं होंगे क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी कामयाब हल्का 127 में उनकी मुहिम चल रही है, लेकिन कोशिश एक की जा रही है। और एक असिस्टेंट कमिश्नर नौजवान आदमी, वो इस तरीके से सीनियर हमारे जो लॉयर्स हैं उनको भी
اور جو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو بھی اس طریقے سے کھڑکی کے باہر پھینک رہا ہے. تو اس میں جو ہمارے سامنے، ہم ایک قانونی پارٹی ہیں، قانونی عمل میں یقین رکھتے ہیں، تو ہم کل جا رہے ہیں پھر سے توہین عدالت کا کیس کر کے لے کے کہ یہ توہین عدالت کی گئی ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو جس طریقے سے فلاؤٹ کیا گیا ہے. لیکن میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں تشریف لائے تھے، بلائے گئے تھے مرکزی سرکار کی نمائندگی کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہائی کورٹ نے آرڈر کیے کہ آپ ریٹرننگ آفیسر صاحب اس غلطی کو ٹھیک کریں، اور ان کا کہ 1 بجے چلے جائیں آپ ان کے پاس اور وہ اس کو ٹھیک کر دیں. 1 بجے بھی شاید اس لیے کہ تحریری آرڈر دینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو وہ تحریری آرڈر جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مان رہا ان کو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پریس کانفرنس کر رہے تھے. پنجاب میں پی پی کے 7 امیدواروں کو تیر کا نشان نہیں دیا گیا ان کے حوالے انہوں نے یہ گفتگو کی، اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے. خیر، نیوز روم میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات ہوئی ہے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اس ملاقات میں پاک فضائیہ اور امریکی فضائیہ کے درمیان تربیتی شعبے کے فروغ کے لیے تکنیکی صلاحیتوں اور وفود کے تبادلے کی اہمیت پر بھی گفتگو ہوئی ہے. سربراہ پاک فضائیہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے مضبوط سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. امریکی سفیر کہتے ہیں کہ موجودہ قیادت کے زیر سایہ پاک فضائیہ کی جانب سے خود انحصاری کے میدان میں کی گئی نمایاں پیش رفت بھی قابل تحسین ہے. تو امریکی سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور تربیتی شعبے کے فروغ کے لیے تکنیکی صلاحیتوں اور وفود کے تبادلے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. خبر آپ کو دیں کہ آئی ایم ایف کی مزید شرائط پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. پاور ڈویژن کی بجلی کی کمپنیز میں پروفیشنلز کی بھرتی کی ہدایت دی گئی ہے. ڈسکوز کو چیف فائنینشیل آفیسر اور چیف انٹرنل آڈیٹر تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزارت خزانہ کی ماہرین کے ذریعے ڈسکوز کوچ لانے کی تجویز سامنے آئی ہے. سرکاری افسران کی زیر صدارت مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. تو آئی ایم ایف کی مزید شرائط پر عمل درآمد کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. ایک جانب آئی ایم ایف کی مزید شرائط پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے تو دوسری جانب عوام پر بجلی بم گرانے کی بھی تیاری ہو چکی ہے، کیونکہ نیپرا میں بجلی فی یونٹ 5 روپے 61 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست جمع کرائی ہے. نیپرا حکام یہ بتا رہے ہیں کہ درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے اور درخواست منظور ہونے پر صارفین پر 49 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا. تو عوام تیار ہو جائیں کیونکہ بجلی بم گرانے کی تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے. درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے. نیپرا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. ٹیکس چوروں کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع کیے گئے اور موبائل سمز بلاک کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں ایف بی آر کے مطابق نان فائلرز کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے شق کے تحت کارروائی کی جانی تھی. نان فائلرز کے خلاف ایکشن لینے سے قبل انکم ٹیکس جنرل آڈٹ تیار نہیں کیا جا سکا. نان فائلرز کے خلاف اقدامات سے ایف بی آر کو عدالتوں سے لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 1 مارچ تک ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ جاری کرنے کے بعد نان فائلرز کے خلاف اقدامات شروع ہو سکتے ہیں. تو فی الحال کے لیے جو اقدامات ہیں ان کو روک لیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کو عدالتوں سے لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نان فائلرز کے خلاف اقدامات سے ٹیکس چوروں کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع اور موبائل سمز بلاک کرنے کا جو فیصلہ تھا اسے کچھ وقت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ مؤخر کیا گیا ہے، کیونکہ نان فائلرز کے خلاف ایکشن لینے سے قبل انکم ٹیکس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. دی نیوز روم میں ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.